इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मैंने आपके सामने एग्जांपल ले रखा है सोडियम का। ये जो एलिमेंट है वो सोडियम है, ठीक है। अब सोडियम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। आप जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,1। हमने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। ये हमने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, ये देखिए इस 1 इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाल दिया। और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सोडियम कैटायन बन गया। किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें उस एलिमेंट को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। इसी एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी या सिंपल आयनाइजेशन एनर्जी। तो किसी भी एलिमेंट में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, उस एलिमेंट को कैटायन बनाना है, इलेक्ट्रॉन निकला कैटायन बन गया। किसी भी एलिमेंट में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, उस एलिमेंट को कैटायन बनाना है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उस एलिमेंट को। उस एनर्जी को हम बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखिए ये कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? जो लूजली बाउंड होगा। अब लूजली बाउंड कौन होगा? बहुत सिंपल बात है। अगर हम इस पिक्चर को देखें, इस पिक्चर में सेंटर पे कौन है? न्यूक्लियस। ये पूरा एटम का मैंने आपको यहां पर पिक्चर बना रखी है। सेंटर पर न्यूक्लियस और ये आपके ऑर्बिट्स हैं। आप इन ऑर्बिट को पूरा सर्कुलर कर देना, ठीक है। मैंने हाफ सर्कल बना रखे हैं, आप पूरा फुल सर्कल बना देना। सेंटर पर न्यूक्लियस है और ये आपके हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे? एनर्जी सप्लाई करेंगे। सबसे ज्यादा किस ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? जो ऑर्बिट सबसे क्लोज होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से हेल्ड रहेगा। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम एलिमेंट को जब कैटायन बनाते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं जो इलेक्ट्रॉन सबसे दूर होता है। हम उसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो हमने उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है जो लूजली बाउंड होगा, यानी कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा। अब मुझे उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम टू फॉर्म कैटायन। किसी भी एटम को कैटायन बनाने के लिए हमें उसका लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो कैटायन बन जाता है। उसके लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। उसी एनर्जी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो बच्चों ये आपके सामने डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, रिक्वायर्स एनर्जी। हम जानते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां हीट एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एंथैल्पी का मतलब आप यहां पर हीट को ले लीजिए, एनर्जी को ले लीजिए, ठीक है। एंथैल्पी मतलब हीट ही होता है सिंपल टर्म्स में। अब देखिए टाइप्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी के टाइप्स क्या है? हम इस टर्म से आयनाइजेशन एंथैल्पी को शो करेंगे। डेल्टा एच, डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी होता है और नीचे लग गया आई, तो पूरा टर्म क्या हो गया? आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहां पर मैंने 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको शो कर रखी हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। आई फॉर आयनाइजेशन, डेल्टा एच फॉर एंथैल्पी। सब जानते हैं एंथैल्पी हीट को कहा जाता है सिंपल टर्म्स में। अब देखिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, जो एनर्जी हम देंगे। अगर आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देंगे उसे कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आप एनर्जी देंगे उसे कहते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखिए ये आपके सामने एग्जांपल है एल्यूमिनियम का। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। अब बताइए हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, ये निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। फिर हमने 282 को यहां लिख दिया। फिर हमने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब हमने उस 1 इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल दिया, अभी 28 हो गया। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। कितना सिंपल है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 थे, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 बच गए। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, 1 बच गया।
फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, वो एक भी निकल गया, बच गया 2,8। तो हमने जो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला उसके लिए जो हमने एनर्जी सप्लाई की दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला उसके लिए हमने जो एनर्जी सप्लाई की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला उसके लिए जो हमने एनर्जी सप्लाई की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस तरह से बच्चों टाइप्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके सामने है। सोडियम के केस में जो कंसीडर की जाएगी वो केवल एक ही आयनाइजेशन एंथैल्पी कंसीडर की जाएगी, डेल्टा HI1। आप सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कंसीडर कर सकते हो, बट उसका कोई एडवांटेज होता नहीं है क्योंकि अब वो नोबल गैस बन चुका है, स्टेबल बन चुका है। इसलिए सोडियम की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि नोबल गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैग्नीशियम में देखा जाए तो दो आयनाइजेशन एंथैल्पी कंसीडर होंगी क्योंकि आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। एल्युमिनियम के बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी यहां पर कंसीडर की गई है। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसकी टाइप्स कितनी है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। कौन कौन से फैक्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी पर असर डालते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन से फैक्टर्स आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू पर असर डालते हैं? 5 फैक्टर्स हैं। पहला एटॉमिक साइज, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा शील्डिंग इफेक्ट, चौथा पेनिट्रेशन इफेक्ट, फिफ्थ स्टेबल कॉन्फिगरेशन। स्टार्ट करते हैं एटॉमिक साइज से। जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा उतना इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा। किस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की। जितना बड़ा साइज उतना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा। न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगी, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, लार्ज साइज इलेक्ट्रॉन आर फार्दर, लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। तो पहला फैक्टर फिनिश हो गया। दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। अभी न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस के पास जो पॉजिटिव चार्ज है उसी को न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। यह न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है और एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल होता है। अब बताइए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 11 प्रोटॉन हो गए, 11 प्रोटॉन हो गए। इसी 11 प्रोटॉन को हम न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे, +11। तो सोडियम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना है? +11। थर्ड फैक्टर का नाम है शील्डिंग इफेक्ट। इनर इलेक्ट्रॉन्स के कारण न्यूक्लियर चार्ज का असर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाता है। इसी को बच्चों शील्डिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। ये आपके सामने सोडियम है, कितना न्यूक्लियर चार्ज? +11। Z = +11। Z का मतलब देख लीजिए टोटल न्यूक्लियर चार्ज। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही टोटल न्यूक्लियर चार्ज होता है। अब बताइए, ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, क्या इस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को +11 चार्ज मिलेगा? दिखने में तो लग रहा मिलेगा, बट ऐसा होता नहीं है। ये अंदर के इलेक्ट्रॉन जो हैं, इनर इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये इस न्यूक्लियर चार्ज का +10 एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 10। यहां से ये +10 चार्ज एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाहर वाले के लिए छोड़ते हैं +1। तो बताइए, न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो गया, न्यूक्लियर चार्ज का असर कम हो गया ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन के कारण अगर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज का असर कम हो जाए, न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाए, इसी को शील्डिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। यहां पर एक टर्म आई है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z इफेक्टिव, यानी कि जो एक्चुअल चार्ज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, मिलना था +11, मिला +1, तो Z इफेक्टिव यहां पर +1 है। ये Z इफेक्टिव +1 है और ये Z कितना था? +11। इतना मिलना था, मिला इतना। इफेक्ट मतलब असर। क्यों? ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन से कारण एक कांस्टेंट आएगा S, शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट आता है ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन। तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज में से शील्डिंग कांस्टेंट को माइनस कर दो, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा जो इलेक्ट्रॉन को मिलेगा।
क्योंकि एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज टोटल न्यूक्लियर चार्ज से कम आ गया तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। भाई इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, मिलना था +11 मिल रहा +1, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट उतना आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। कितना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अब देखिए टॉप से बॉटम शेल बढ़ रहे हैं। लिथियम से ज़्यादा शेल सोडियम के हैं, तो सोडियम में आपके इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट आ जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को चार्ज कम मिलेगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो टॉप से बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। लेफ्ट से राइट देखिए, शेल सेम है, शेल नहीं बढ़ रहे हैं, तो वहां पर शील्डिंग इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा या बहुत कम होगा। तो याद रखिए शील्डिंग इफेक्ट अप्लाई वहां होता है जहां शेल बढ़ते हैं, और शेल कहां बढ़ते हैं? टॉप से बॉटम शेल बढ़ेंगे तो आपके इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और इनर इलेक्ट्रॉन के कारण ही शील्डिंग इफेक्ट होता है। इसका एक और नाम भी है स्क्रीनिंग इफेक्ट, एक ही बात है। अगला है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑर्बिटल्स के लिए अप्लाई होता है। किस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज से स्ट्रांगली हेल्ड है, वही पेनिट्रेशन इफेक्ट है। किस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज से स्ट्रांगली हेल्ड है, उसी को पेनिट्रेशन इफेक्ट कहा जाता है। बताइए किस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज से स्ट्रांगली हेल्ड होंगे? जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होगा। सबसे क्लोज कौन होता है? एस के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज से स्ट्रांगली हेल्ड रहेंगे, पी के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज से वीकली हेल्ड रहेंगे, और एफ के तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज से बहुत ही वीकली हेल्ड रहेंगे। तो जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना क्लोज होगा उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज से उतना ही स्ट्रांगली हेल्ड होंगे, उसी को पेनिट्रेशन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। लिखा आपके सामने, एस क्लोजर टू न्यूक्लियस, एस न्यूक्लियस से क्लोज है, इलेक्ट्रॉन फील मोर अट्रैक्शन। तो सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना पड़ेगा? एस से। उससे इजीली इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना पड़ेगा? पी से। उससे मोर इजीली इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा डी से। सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा एफ से। तो जैसे 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 हम एफ से डी, डी से पी, पी से एस जाएंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा है, एस के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज से स्ट्रांगली हेल्ड है, यही पेनिट्रेशन इफेक्ट है। तो जितना ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, और जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। अच्छे से समझ लीजिए, बेहद इंटरेस्टिंग। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब बताइए डी में इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसे कहते हैं फुलफिल्ड ऑर्बिटल। और डी में 5 हो जाएं तो कहते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटल को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। डी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ जाएगी, 10 होंगे तो फुल फील्ड स्टेबिलिटी आ जाएगी। इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। तो लिखा है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, सो नीड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट कंटेंट में, बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। टॉप से बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। अभी मैंने आपको बताया था टॉप से बॉटम शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और भी फैक्टर से आप कंपेयर कर सकते हो। आसान सा शील्डिंग इफेक्ट है, जितने इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वो टॉप से बॉटम ही बढ़ते हैं। तो भैया जितने शेल बढ़ेंगे उतने इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, उतना न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कम मिलेगा, उतना इलेक्ट्रॉन इजीली निकाले जाएंगे, कम एनर्जी में ही निकल जाएंगे, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। टॉप से बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। इस टॉपिक पर और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट कंटेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।